अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी और आज हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे कि जो काश्तकारों के मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियासत कह रही है कि हम तरक्की की जानिब जा रहे हैं, हम बेहतरी आ रही है, फसलों के रेट्स जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जिन दोस्तों का, वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत एक्टिव हैं कि जो गंदम की फ़ीमन औसत पैदावार है वो बढ़ी है, फ़लाँ जिन्स की बढ़ी है, फ़लाँ की बढ़ी है, और रेट्स जो हैं वो सब्ज़ियों के कम हुए हैं। इस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन्स जो हैं वो भी चल रही हैं। दूसरी जानिब जो हमारा काश्तकार है वो ख़ासा मायूस है इस सारी सूरत हाल के अंदर। उसमें गंदम का उसका मुतालबा रहा कि कम से कम 2000 रुपये फ़ीमन मुकर्रर किया जाए, वो पूरा ना हो सका। उसके बाद जो गंदम उसने अपने बीज के लिए और अगली काश्त के लिए और फिर पूरे साल के लिए, घर के लिए, डेरे के लिए, जानवरों के लिए उसने रखी, उसके ऊपर पुलिस पड़ गई और वो उठा कर ले गए। और इस वक्त की क्या सूरत हाल है, पिछले दफ़ा भी FIR दर्ज हुई, पिछले दफ़ा भी हमने जिनसे प्रोग्राम किया, आज भी हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम काश्तकारों के उन इश्यूज़ को जो है वो टच करें कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जब हम सराइकी वसेब की बात करते हैं तो सराइकी वसेब का जो काश्तकार है और उसमें भी ख़ास तौर पर जो भावलपुर डिवीज़न है उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की जो क्रॉप है, मेजर क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। कॉटन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला भावलपुर डिवीज़न है, वीट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला भावलपुर डिवीज़न है। इसी तरह दूध और लाइफ स्टॉक के हवाले से भी एक बड़ा नुमायाँ मकाम है भावलपुर डिवीज़न का। कमाद की काश्त की बात करें, अब चावल में भी बहुत हद तक जो है वो आगे आ रहा है। इसी तरह सब्ज़ियात के हवाले से और बाकी चीज़ें भी हैं। प्रोग्राम में आज हम खसूसी तौर पर इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने कहा कि खसूसी प्रोग्राम जो है वो करें। जो काश्तकारों के मसाइल हैं पिछले को 2-3 दिहाइयों से जो चल रहे हैं और इस वक्त उनकी क्या शक्ल है, किस साल में बेहतरी हुई, किस साल में अबतरी हुई और इस वक्त काश्तकारों के मुतालबात क्या हैं। प्रोग्राम में यहाँ पर आज मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जनाब जाम हजूर बख्श लाड़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम खेत खलियान में खुशामदीद कहेंगे। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गाहे बगाहे आपसे बात होती रही मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर। आपको याद होगा कि जब गंदम की ख़रीदारी शुरू होने वाली थी उस वक्त भी हमने कुछ 2-3 प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए थे। न्यूज़ के हवाले से भी हमने बात की थी कि जो एक यूनानिमसली को रेट्स हैं वो मुकर्रर किए जाने चाहिए अजनास के पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये ना हो कि एक सूबा और रेट अनाउंस करे और दूसरा सूबा और रेट अनाउंस करे और काश्तकारों का उससे जो है वो उससे उनका मोराल डाउन हो। ख़ास तौर पर जब हम पंजाब और सराइकी वसेब की बात करें, आपकी बात मेरे ख्याल में मुतालबात हुकूमत के, आपको लगता है हुकूमत ने काश्तकारों के नहीं माने उस तरीके से? गंदम के रेट्स की सबसे पहले बात करें तो हम तो शुरू होते हैं पिछले साल से, उससे पीछे भी जा सकते हैं। ये जो जितने भी हुकूमतें आती रही हैं ना जी, ये स्पेशल जो PTI की हुकूमत है, ये तो हम उसमें से अजाब में से गुज़र रहे हैं। ये जो पहली हुकूमतें भी गुजरी हैं किसान के लिए वो हमेशा अजाब रही हैं, काश्तकारी के लिए अजाब रही हैं। और ख़ास तौर पर ये ज़राअत और किसान जो है ना, वो जैसे कहते हैं इनके लिए वो पॉलिसियाँ नहीं हुकूमत की, इनके बारे में किसी किस्म का हुकूमत को बेहतर करने की ख्वाहिश नहीं है। वो नहीं समझते कि इसको बेहतर करने से मुल्क तरक्की होगा या इतना ज़रूरी बात है कि हम इसको बेहतर करें। इसको तो ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे आप चिराग जलाकर हवा में छोड़ दें, तो जैसे वो कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग है हम, जो बुझ गए तो फिर शिकायतें कैसी। पिछले साल गंदम का रेट 1400 रुपये बंद, डंडा, पुलिस, हथकड़ियाँ, थाना, कचहरी, ज़िम्मेदार जो इसको प्रोड्यूस करने वाला है ये उसको इनामात हैं। डंडे के ज़ोर पर, थाने के ज़ोर पर, हवालात के ज़ोर पर ज़िम्मेदार की गंदम 1400 रुपये पर उठा दी गई और उन्होंने कहा ये हुकूमत की रेट है और मुल्क का इसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा है कि किसानों को लूट लिया जाए। चलो भाई, हमने उनसे कहा कि देखें इसको रेट को ओपन होना चाहिए, आप ओपन करें, बाहर के लोग भी हैं। बंद करने वाली चीज़ जो है वो बॉर्डर बंद करें आप, ये बाहर ना जाए तो रेट तो ऊपर नहीं जाएगा। जब मुल्क के अंदर पड़ी हुई चीज़ होगी तो रेट तो बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने वो बॉर्डर खुले रखे, स्मगलिंग की रोकथाम नहीं की उन्होंने, और ये गंदम जो है बाहर जाती रही और इनके टारगेट बहुत इजला के पूरे नहीं हुए।
बहावलपुर की आपने बात की है, बहावलपुर तो हमेशा बहुत पहले नंबर पर आता रहा है। पिछले दफ़ा भी गंदम के प्रोक्योरमेंट में बगैर डंडे सोटे के हमारे डीसी साहब यहाँ पे शोजब सईद साहब थे। ही वॉज ए वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उसने किसी बंदे को तंग नहीं किया ज़राअत वालों को। और मैं एक दफ़ा जब किया, मैंने कहा किसान को तंग नहीं किया मजलूम में। उसने कहा जाम साहब हमारा तो नंबर ही पहला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर प्रोक्योरमेंट के लिहाज से, हम किसान को क्यों तंग करेंगे, हमारा बहुत अच्छे आराम से लोग देते हैं और बहुत ही महज़ब और अच्छे लोग हैं, हम नहीं करेंगे। जब 1400 रोड रेट के ऊपर आपने एक नाजायज़ रेट के ऊपर डंडे के ज़ोर पर गंदम खरीद कर ली, फिर आपको ये रेट मुस्तकिल कायम रखनी चाहिए थी। ये 1400 पर मिलती रहती और आपको रेट कायम नहीं रहती तो 100 रुपये का इजाफा हो जाता। खुदा गवाह है कि वो 2600 रेट जो है 2600 तक गया। मैं हुकूमत से पूछता हूँ कि वो गरीब किसान जो अपने बालों बच्चों के कानों के जेवर निकाल के, कानों की बालियाँ निकाल के जो है वो जाता है और बेच के ये गंदम पैदा करता है, जो 30 से 40-35% सूद के ऊपर कर्जे उठाकर ये गंदम पैदा करता है, उसके ऊपर आपकी रेट बड़ी चलती है। 1400 रुपये वाली रेट आप उसने चलाई, फिर 2600 मन वही मार्केट में बिकती रही और लोग लाइनों में खड़े रहे और आपने बहुत ही सब स्टैंडर्ड जो है बाहर से मंगवाई। आपने रशियन स्टेट से गंदम जो मंगवाई, खुदा की कसम वो जानवर को डालें जानवर नहीं खाते, आपने वो तो मंगा ली 2200 पे, अपने मुल्क वाली जो लूटी 1400 पे, लोगों को वही गंदम 2500-2600 पे दी। ये तो था पिछले साल का तजर्बा। हमने सोचा कि पिछले साल के तजर्बे पे हुकूमत कोई अकल के नाखून लेगी। उसके बाद टारगेट पूरे हो गए इनके और कोई छोटे मोटे ज़िला हो गए नहीं, तो गंदम का रेट अब इस वक्त 2000 चला गया है। जब ज़िम्मेदार से उन्होंने उठाई है, अभी गंदम ये जा रही है सेंटर के ऊपर और गंदम का रेट 2000 हो गया है। तो ये आप तैयार रहिएगा, ज़रा सीज़न आ जाए फिर 3000 का इंतज़ार कीजिएगा। यानी काश्तकार को फ़ायदा नहीं है, चलो हम कहते हैं कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचे ना, गरीब को पहुँचे। हमारे से जो 1800 रुपये पर लिए इन्होंने, गरीब को तो 1800 मिलनी चाहिए ना। शहर का जो गरीब है, मकसद है जो पेशा जिसका जो है मजदूरी है, जिसका छोटा शहरी है वो, जिसकी आमदनी इतनी है, तो हमें 1800 का जो उन्होंने डज लगाई है और हमें जो टीका लगाया है, उसका गरीब को तो फ़ायदा पहुँचे ना। हमें लगाया 1800, उसको देंगे ये 3000 रुपये मार्केट में बिकेगी। तो ये मुल्क जो है इसमें रेट जो है कमज़ोर लोगों के लिए है, तगड़े लोगों के लिए नहीं है। तो ये जो गंदम की स्टोरी है ये अभी आपको पता लगेगा, जरा सीजन आने दें, आप देखेंगे 3000 मन के ऊपर बिकेगी और फिर बाहर से मंगाएंगे, ज़र मुबादला खर्च करके मंगाएंगे। जब ये कहते हैं हर चीज़ अच्छी हो गई है, तो हमारे पास तो आपको पता है गंदम का स्टॉक जो है 3-3 साल तक कैरी ओवर पड़ा रहता था, बेहतर कैसे हो गया है। अच्छा सर, जैसे आपने बात की कि हमें सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इससे पहले कि हम ब्रेक लें और ब्रेक के बाद कुछ और इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, एग्री मार्केटिंग अब दुनिया के अंदर जो है वो जिद्दत आ रही है एग्रीकल्चर के हवाले से। जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ पर साथ उसकी जो एग्रीकल्चर के मार्केटिंग का जो मेकनिज़म है, उसमें रियासतें अपने काश्तकार को सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है ना, जितने भी एग्रीकल्चर ममालिक हैं उनकी मिसालें देख लें तो ज़्यादातर में ऐसे है कि उन्हें फसल के बीज से लेके फसल मार्केट मंडी तक पहुंचाने तक हुकूमत, रियासत, स्टेट उनके साथ खड़ी होती है, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और जब फिर वो उनका अच्छा मुआवजा उनको मिल जाता है तो हुकूमत के जो वो लोन होते हैं या जो भी होते हैं वो भी वापसी हो जाती है और हुकूमत का ख़जाना जो है वो भी भर जाता है, काश्तकार भी खुशहाल हो जाता है, मुल्क की मुशत भी तरक्की कर जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मैकेनिज़्म है, आप कई दिहाइयों से ख़ुद एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एक तवील अरसे से इस किसान बोर्ड के साथ आप वाबस्ता हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो काश्तकार हैं उनकी नुमाइंदगी भी आप कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो मैकेनिज़्म है, जब तक उसके ऊपर काम नहीं होता कि पता हो स्टेट को कि जो मेरा काश्तकार है वो अगर एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी एक मन के ऊपर 100 रुपये आ रही है तो वो 90 रुपये में बेच रहा है, 95 में बेच रहा है या 110-120 में बेच रहा है, जब तक वो फार्म से मार्केट ले कैसे जाता है, आगे उससे ख़रीदता कौन है, असल फ़ायदा कौन उठा रहा है, जो ग्रोअर है वो कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है? किसान के मफाद में, मुल्क की ज़राअत के मफाद में और मुल्क के मफाद में करने का ये बहुत बड़ी तरजीह है, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों की, हुकूमतों की और अरबाब इख्तियार की तरजीह जो है एक है, हुकूमत एक जाए दूसरी आए, दूसरी जाए तीसरी आए, तीसरी जाए चौथी आए। इसके जो मोहरे हैं ना, मोहरे जो ही इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, वही इससे पीछे जो लोग गए थे वही उनके पीछे थे, वही उससे पीछे वाले थे।
ये क़याम पाकिस्तान से लेकर ये वही लोग हैं गिने चुने, जो हुकूमत आती है उसी के गिर्द जो है ये हुकूमत रहती है और उनको चैलेंज नहीं करती। हुकूमतें सरमायादार का तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, सरमायादार के कारोबार को जो है तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, सरमायादार के मुनाफे को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और सरमायादार को सरमायादार बनाती हैं। और पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से लेकर इस वक्त तक मज़दूर, किसान और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये लथाड़े जा रहे हैं, मिल ओनर लथाड़े जा रहे हैं, मार्केट में बैठते हुए आड़ती लथाड़े जा रहे हैं और ये हुकूमत के नुमाइंदे लथाड़े जा रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आप ये देखें कि जो शुगर मिले हैं, पाकिस्तान का हर बंदा ये जानता है, जिसका छोटा सा जितना नॉलेज है उसको पता है इसके मालकान जो हैं जो हुकूमत आती है उसी में शामिल हो जाते हैं। जरदारी साहब का है तो उसी में शामिल है, नवाज शरीफ है उसी में शामिल है, इमरान खान है, सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इसकी वजह यह है कि ये हुकूमत जो है इन सरमायादारों के ऊपर जो है रह के, इनसे खर्च करा के, इन ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत करती है। इंसाफ नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं सिर्फ अब यहाँ पर एक ब्रेक छोटा सा ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात की है जामा ज़ुल्फ़िकार लाड़ साहब ने कि यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर इंसाफ, और वो भी रिगार्डिंग हम एग्रीकल्चर बात कर रहे हैं, काश्तकारी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आज हम ज़रा बात करेंगे खुल के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे जामा ज़ुल्फ़िकार लाड़ साहब ब्रेक से पहले कि इंसाफ का निज़ाम नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ का निज़ाम नहीं है और इससे काश्तकार अगर इंसाफ नहीं है तो वो ये नाइंसाफ़ी काश्तकार को कितना डैमेज कर रही है। जाम साहब आप मैं चाहूँगा कि आप वहीं से ही उसको अपनी बात जारी रखें कि इंसाफ का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर आप शुगर मिल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, सरमायादाराना निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। इस सब में जो असल काश्तकार है, जो इस मुल्क का 95% है, जो छोटा काश्तकार है, वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है? गंदम के बारे में हमने ये आपको बता दिया, साबित कर दिया कि हमसे 1400 लेते हैं और मार्केट में 2600 चली जाए तो ये इनकी रेट हमारे लिए उनके लिए नहीं है। इस साल इन्होंने हमारे से 1800 लिए और भी रेट 2000 हो गया है, वो रेट नहीं है। उसके बाद मैंने अर्ज़ किया है कि ये सारे चोर जो हैं हुकूमतों के, जो हुकूमत आती है भाग के उसके मचान पर चले जाते हैं और इक़्तिदार के दरख्त पे बैठ जाते हैं। एक दरख्त से उठे और इक़्तिदार वाले दरख्त पे बैठ गए, उस पर ख़ज़ा आ गई, वो कुछ अरसे के लिए, फिर तीसरा आया तो उधर पे बैठ गए। अब इनकी हैं शुगर मिलें। अब आप बताएं, इस वक्त बहुत मुश्किल से चीनी 140 रुपए तक चली गई थी किलो। अब है कि जुल्म है? अब बताओ कैसी रेट है ये? ज़िम्मेदार के लिए तो गन्ना जो है वो 180 से ऊपर नहीं जाने देते और उसकी पेमेंट जो है अभी तक पंजाब के अंदर गन्नों की पेमेंट नहीं हुई है। अब आप बताएं, चीनी अब भी जो है 100 रुपये किलो आई है। यानी बहुत कोशिश के बावजूद, बहुत सारी मेहनत के बावजूद और थ्रेट के बावजूद और मुकदमा दर्ज करने के बावजूद, क्योंकि ये बातें हैं, 2-3 को ज़रा अंदर करें ना, हथकड़ी लगा के 2-3 के स्टॉक को जो है जब्त करें ना, इनको पता है कि चीनी 60 रुपये पे कैसे आती है। ये कुछ भी नहीं करते, ये सब बातें हैं। हम कब से सुन रहे हैं ये शुगर माफिया जो है, शुगर माफिया। ये बताएं कोई है सही? कहीं नवाज शरीफ से पैसे वसूल करेंगे? कितना अर्सा हो गया, 3 साल हो गया, रुपया वसूल नहीं हुआ। जरदारी से वसूल करेंगे, मैं इनको रगेत दूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा। हम बिला तस्खीस किसी जमात के इमरान खान साहब की बात करते हैं जो ऑनेस्ट है, कहते हैं जी ऑनेस्ट है। बात यह है कि किसी से वसूल किया है इन्होंने आज तक? किसी से एक ढेला 1 टका वसूल किया हो? कहते हैं मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, हराम खोर हैं। भाई आपके पास हुकूमत है, आपके पास ज़राए हैं, आप लोग बाहर चले जाते हैं, कहते हैं मुझे डांट दे के बाहर चले गए। ये कैसे आप बाइख्तियार हैं और बाइल्म हैं, और कैसे आप जो है इतने ताकतवर हैं कि लोग आपको डांट दे के बाहर चले जाते हैं? तो ये जितने मिल ओनर हैं ना जी, शुगर मिल है जो है जितने हैं, ये जितना पिछली दफ़ा इन्होंने धांधली मचाई है और फिर अभी तक ये जो है 140 रुपये से 100 रुपये तक आए हैं। ज़रा कैलकुलेट तो करें, गन्ना हमारे से लेते हैं 180, 190, चीनी बेचते हैं 100 रुपये। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें लुकेल डाली हुई है हुकूमत ने। ये जो कोठी इनका देखें ना, ये शुगर मिलों के अंदर जाके देखें, ये लगता है पाकिस्तान नहीं है। तो किसी ने इनके बारे में कहा था कि ये जो कोठी तुमको नज़र आ रही है, अपने फूल और गमलों पे इतरा रही है, इसके फूलों की खुशबू को सूंघो तो खून गरीबां की बू आ रही है। इनकी बुनियाद जो है गरीब के खून के ऊपर है। इनकी कमाई जो है गरीब की मेहनत हड़प करके है। इनकी कमाई गरीब का हक मार के है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे इस मुल्क को इंसाफ की मबनी बनाया था और ये कहा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि यहाँ इस्लाम
इंसाफ और अब मदीना की रियासत का बोलबाला होगा, तो अब इंसाफ और मदीना की रियासत का बोलबाला तो उसी सूरत होगा कि जो गन्ना पैदा करता है, जो कपास पैदा करता है, ये जो गंदम पैदा करता है, जो मुल्क के लोगों को रिस्क मुहैया करता है, इंसाफ तो उस पे हो। उसके लिए तो सूद की तलवार लटक रही है 34, 35 और 40%, और आप सनतों को दे रहे हैं 3% दे। जरूर दें, हम सनतों के खिलाफ नहीं है। और भाई तो किसान को क्यों नहीं देते 3% पे सूद? मर जाएंगे ये 3% पे लाए। 35 से 40%। बता दूं, ये NRSP है, बता रहा हूं, NRSP 35% सूद ले रही है। कशफ है, बैंक है, माइक्रो फाइनेंस से वो ले रहे हैं। ऐसे जितने माइक्रो फाइनेंस बनाए हुए हैं, जुल्म है। लशारी साहब, मैं आपके चैनल से बताता हूं कि मुल्क दुनिया के कहीं काम हो रहा है, दुनिया वालों को जाके बताएं कि पाकिस्तान में ज़राअत में 35% पे लोग सूद लेते हैं, खुदा की कसम वो कहेंगे कि ये तो उनके लिए फांसी गाहे हैं। अच्छा सर, इसके ऊपर भी बिल्कुल बात करते हैं, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। लेकिन वो जो आप अभी शुगर केन वाली बात चल रही है, तो उसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूँगा और उसके ऊपर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। पिछले साल तक ये चलता रहा कि 15 दिन के अंदर आपने काश्तकार को पेमेंट करनी है, अदायगी करनी है गन्ने की, शुगर मिल्स के लिए था। अभी जो नया आर्डिनेंस मेरे ख्याल में लाया जा रहा है या वो आया है, जो बात भी चल रही है कि 210 दिन के अंदर आपने अदायगी करनी है काश्तकारों को गन्ने की। कहाँ 15 दिन, कहाँ 210 दिन? इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी और ख़ास तौर पर हमारे भावलपुर के सराइकी खित्ते के जो काश्तकार हैं, रहीम यार खान से भी हम बड़ी आवाज़ें जो हैं वो सुन रहे होते हैं कि जी इसके ऊपर मेहरबानी की जाए। तो क्या 15 दिन में भी काश्तकार परेशान था, वक्त पर नहीं मिलता था पैसा, अब 210 दिन में अदायगी होगी जो 15 दिन में होनी थी? कैसे देखते हैं? ये जो आपने ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट की बात की है, ये एक बहुत पुराना रोना और कज़िया है जो चला आ रहा है। शुगर मिलें, हम खुद में बैठा हूँ, 3 साल तक ये पेमेंट करते रहे। यानी आपने चीज़ें ले ली, कटौती मर्जी कर ली, वज़न आपने मर्जी का बना दिया। 800 मन की ट्राली है या 600 मन की ट्राली है, आपने उसके अंदर 150 कट लगाए, 200 कट लगाए, वो भी लगा लिया आपने, और 3 साल तक पैसे भी नहीं दे रहे हैं। हमने डंडे उठा के, घिराव कर के, इनके खिलाफ एहतजाज कर के फिर वो हम ले आए कि उस सीज़न में पैसे दें। आज तक ये मिसाल कायम है कि उस सीज़न में पैसे नहीं देते हैं। हमारे भावलपुर ज़िले में तो एक ही मिल मौजूद है ना, अशरफ शुगर मिल मौजूद है। हम ज़ाहिरा पूरी सवारी करते हैं, डंडा लेके जा जाते हैं, मीटिंग होती है, इनकी बेइज्जती करते हैं, और हमारी जो है पेमेंट जो है वो अभी ठीक है। अच्छा, बाकी शुगर मिलें जो हैं, कुछ रहीम यार खान की एक आध रहती है, और ये पंजाब की अभी तक पेमेंट नहीं की। ज़िम्मेदारों के लिए अभी आर्डिनेंस आया था ना, शुगर केन के बारे में आर्डिनेंस आया था, वो एक बहुत बड़ी रहमत कि आप इनको 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करें। लेकिन ये जो माफिया है ना, शुगर माफिया, ये बेलगाम है, ये मस्त हाथी है, ये चढ़ दौड़े इनके ऊपर, हुकूमत के ऊपर। और अब इन्होंने वो 200 कुछ दिन का कराया है। आप मुझे बताएं कि दुनिया को कोई और भी बिजनेस है जो 1 साल तक पेमेंट जो है आप उसकी रोके रखें? अब हुकूमत ने ये जो है निकाल दिया, कानून निकाल दिया है कि आप 200 कुछ दिन तक जो है इनको पेमेंट करें, आप आराम से बैठे रहें। तो ये जो वही है कि इस मुल्क का कानून जो है उस गासिब के लिए है। यानी गासिब को इन्होंने सपोर्ट किया है कि आप चीज़ ले लो, कोई और दुकान को बिजनेस तो बताएं। इधर से पैसे देते हैं, उधर से आप चीज़ लेते हैं, पैसे देते हैं, पहले चीज़ लेते हैं बाद के अंदर। रेट भी इनका फिक्स है कि आप उसके ऊपर नहीं बेच सकते, हाँ, और देना भी आपको उसको 210 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर है। तो हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये हुकूमती जो पहले वाले हथकंडे हैं, इनको सपोर्ट करने के सरमायादारों को, ये बहुत बड़ा हथकंडा है। हम मशकूर थे कि उन्होंने वो ऑर्डिनेंस निकाला था कि 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर दी जाए, और उसके ऊपर हुकूमत ने इनकी लगामें खींची थी, इंतजामिया ने इनके ऊपर चढ़ाई की थी। लेकिन इंतजामिया कब चढ़ाई करेगी? उस वक्त करेगी जब ऊपर से बैठे हुए लोग इनको कहेंगे इस ऑर्डिनेंस पर अमल कराओ। जब उन्होंने कर दिया, रिलैक्स कर दिया कि 210 दिन, तो ये तो 210 400 दिन बन जाएंगे। इंतजामिया 400 दिन कर देगी। कैसे कर देगी? ये जो बैठे हुए शुगर मिल वाले, ये जेबों में पैसे भी तो डालते हैं ना जी, चीनी भी तो डालती है, ब्राउन शुगर भी तो उनके घरों में जाती है ना जी। तो वो ब्राउन शुगर के नशे के अंदर वो 210 दिन जो है वो 400 दिन भी हो जाते हैं। हम इस हुकूमती रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जो बात 210 दिन की है, ये जिम्मेदार को कत्ल करने के मुदारात है। एक काश्तकार जो है वो 35% सूद के ऊपर उठाकर अपनी काश्त करता है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, आप उसको कहते हैं, भूखे नंगे को कहें कि आप 210 दिन हमारे से पैसे ही ना लें। मुझे तो समझ में नहीं आते। वो मिसाल है सराइकी की कि भूखा जो बेचे और लेने वाला कहे हमें उधार दे दो। वो भूख से अपने कपड़े बेच रहा है, अपना घर बेच रहा है, अपने बच्चों को बेच रहा है, और लेने वाला कह रहा है हमें उधार दे दो। तो ये जो इनका हुकूमत का रवैया है ना जी, मायूस कौन है, बहुत ही मायूस कौन है।
हम इन रवियों से ज़रात जो है वो पीछे नहीं जा रही, आगे नहीं जा रही, वो पीछे जा रही है। अब आप बताएं कौन सी चीज़ आगे? ये जो कहते हैं आगे है, आप देखें कपास है, आपकी कपास जो है 1.5 करोड़ बेल थी, 1.5 करोड़ बेल खान साहब, 1.5 करोड़ बेल से 55 लाख बेल पे आ गई। आप कहते हैं चीज़ें आगे जा रही हैं। ज़रा 1 करोड़ जो गायब हुई है, 1 करोड़ बेल की कीमत लगाएं, 40,000 रुपए की है एक बेल। 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ जो है वो पीछे गई है कपास। अच्छा 40,000 करोड़ जो है आप बताएं कोई अमाउंट नहीं है। ये कहते हैं ये मुल्क जो है ये कपड़ा और जींस बाहर का भेज कर जो है अमीर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, पता नहीं किससे अमीर होगा। बांग्लादेश आपके सामने $40 अरब कमा रहा है सिर्फ कपड़े के एक्सपोर्ट से। उनके यहाँ एक गांठ नहीं होती है कपास की, $40 अरब कमा रहा है, और हम इधर बैठे हुए मक्खियां मार रहे हैं। उसकी वजह यह है क्रश किए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ बेल से नीचे आई है। गंदम 2.5 करोड़ टन से 2 करोड़ टन के अंदर आई है। गन्ने का यही हाल है। तो ये एक खामोश डिक्लाइन जा रहा है, खामोश तबाही हमारे ऊपर सवार हो रही है। और ये सब अच्छा की रेट लगा रहे हैं। ओ भाई गन्ना डिक्लाइन है, चीनी बाहर से मंगा रहे हो। गंदम डिक्लाइन है, पीछे की तरफ आ रही है, गंदम बाहर से मंगा रहे हो। कपास तो सत्यानाश कर दिया, 1/3 कपास आ गई, वो बाहर से मंगा रहे हो। और सब अच्छा है, हनोज दिल्ली दूर, हम इसका क्या करें? 3 मेजर क्रॉप आपको बता दी हमने, 3 मेजर क्रॉप, तीनों बाहर से मंगवा रहे हैं आप। शुगर चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, कपास बाहर से मंगवा रहे हैं, जबकि इनके आने से पहले 3-3 साल का स्टॉक पड़ा रहता था। ये कैसे कहते हैं कि हम जो है ऊपर जा रहे हैं और माशी इशारे जो है हमारे बड़े मजबूत हो रहे हैं और मुल्क जो है सुधर गया और कम कर गया है? जरा देखें, इसी प्रोड्यूस को देख लें जो मैंने आपको सामने बताई है। अलग ऐलान कर रहा हूं, जाके देख लें, हुकूमती एदाद शुमार देख लें। गंदम 1/3 पे आ गई है, कपास जो है 1/3 पे आ गई है, 2 से गायब है। इसी तरह के गंदम जो है वो जो है 2 करोड़ टन के अंदर आ गई है, उसका 20% जो है वो गायब है। इसी तरह जो है चीनी जो गायब है। तो फिर ये कैसे कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है? ये तबाही आ रही है, ज़राअत नीचे जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है, और इसकी बुनियाद मुल्क की जो है वो ज़राअत के ऊपर है। जब तक इस मुल्क की ज़राअत को आप ठीक नहीं करेंगे, इस मुल्क के काश्तकार को सहूलत नहीं देंगे, जब तक काश्तकार खुशहाल नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकेगा। और इनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है, ये और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। देखें जी, जिसकी बुनियाद फितरत ने, अल्लाह ने जिस चीज़ पर रखी है उसी को डेवलप करेंगे तो आप ठीक होंगे। तो पाकिस्तान की ज़राअत जो है, इसकी फितरत ने जो है इसकी तरक्की रखी है ज़राअत के ऊपर। 65% लोग जो है ज़राअत से वाबस्ता हैं। 65% जो आपके जो इसके हैं मुल्क को आमदनी है वो कपास से या ऐसे ज़राअत से या ज़राअत से मुताल्लिका चीज़ों से है। तो जब तक आप ज़राअत ठीक नहीं करेंगे ये कैसे ठीक होगा? ये आप किसान को नहीं क्रश कर रहे, काश्तकार को नहीं कर रहे, आप इस मुल्क की इक़्तिसादियात को कत्ल कर रहे हैं। और इक़्तिसादियात मुल्क की तबाह होंगी तो फिर आप यही समझे कि आप इस मुल्क की बुनियादों के दुश्मन हैं, माशियात के दुश्मन हैं। बिल्कुल ऐसी बात की आपने कि सर जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी उस वक्त तक ऊपर बिल्डिंग जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो रोही चोलिस्तान में पानी, नहरी पानी का जो मसला है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसके बायस काश्तकार वहाँ के परेशान हैं। और जहाँ हजूर बख्श लाड साहब रोही चोलिस्तान के काश्तकारों की एक तवाना और मजबूत आवाज़ जो है वो भी समझे जाते हैं। इसका वे आउट क्या हो सकता है, क्या आगे का लाहे अमल होना चाहिए और काश्तकार क्या सोच रहा है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में खसूसी तौर पर हम बात कर रहे हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन जनाब जाम हजूर बख्श लाड साहब। उनके साथ एक भरपूर नशिस्त का आज का था हमारा प्लान कि करें और एग्रीकल्चर के जो सिचुएशंस है और जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर ज़रा बात करें। अभी हम आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रोही चोलिस्तान की। रोही चोलिस्तान में जो नहरी पानी की सूरत हाल है उसके ऊपर। जम साहब, आपका हमेशा से एक बड़ा स्टांस रहा है रोही के लोगों के लिए। हमेशा से सबसे ज़्यादा आपकी जो बड़ी रैलियाँ थीं काश्तकारों के हक़ में, वो हमने देखा कि रोही चोलिस्तान में जो चोलिस्तानी थे उन्होंने बड़ी तादाद में उसमें शिरकत की हमेशा से। इस वक्त रोही की नहरों में पानी नहीं है और ये सिर्फ आज का मसला नहीं, ये गुज़श्ता कई सालों का मसला है कि रोही को पानी नहीं मिल रहा। रोही के लोग कहते हैं कि हमें हमारे हिस्से का, हमारे हक़ का पानी मिलना चाहिए। और दूसरी जानब जो महकमा नहार के अफसरान हैं उनका कहना है कि जी हमें पानी की ओवरऑल कमी है, जिसकी वजह से पानी जो है वो रोही चोलिस्तान या सराइकी वसेब की नहरों में हम उस तरीके से पूरा नहीं कर पाते। क्या कहेंगे? हमारे वसेब के मसाइल और ख़ास तौर पर ये जो चोलिस्तान की बात की है वो बेज़बान, मजबूर, मजलूम और कोई पता नहीं सदियों पुराना उनका मकसद है कि वो कोई बैकवर्ड एरिया है और वो
हर चीज़ और हर सहूलत से नाआशना और नावाकिफ और हुकूमत की नज़रों से उझल, हुकूमत के इंसाफ से बहुत दूर, तपती रेत के ऊपर, रेखदारों के ऊपर ये जालिम पानी भी नहीं देते। आप उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये आपके चैनल को मुबारकबाद है, और आपके जो इस चैनल के मालकान हैं और आप जो रिपोर्टर हैं और आप जो इसको सारा, ये आपके ऊपर अल्लाह का करम है कि आप मज़लूम की आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं। खान साहब, बात यह है कि इरीगेशन की ज़ुबान में एक है पेरेनियल, जिसको सालाना कहते हैं, जो नहरें सालाना बहती हैं पेरेनियल है। पी है जो 6 महीने बहती हैं वो NP है, नॉन पेरेनियल, गैर मुस्तकिल है। और फिर एक इस्तिलाह है उनके अंदर फ्लड चैनल। बदकिस्मती ये है कि रोही की ज़मीन का नीचे का पानी कड़वा है, कहीं भी मीठा पानी नहीं है। और फिर इनका इस रोही के अंदर वाटर चैनल का सेटअप नहीं है। वाटर चैनल से मुराद नहरों का कोई जाल नहीं बिछा हुआ है, और जो हैं सितम ज़रीफ़ी है, उनको उन्होंने फ्लड चैनल बनाया हुआ है। फ्लड चैनल का मतलब यह है कि ना वो सालाना है ना गैर सालाना है, वो फ्लड चैनल हैं। अब फ्लड चैनल से मतलब ये है कि जब आपको पास पानी इजाफी हो आप उनमें छोड़ दें। पानी जब इजाफी होता है तो ये तो नहरें भी बंद कर देते हैं। दरियाओं में से जब फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो ये नहरें भी बंद कर देते हैं और पानी को थ्रू कर देते हैं। क्यों? कि यार ये सिल्ट होता है, सिल्ट नहरों में बैठ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अब जब फ्लड आए आप नहरें बंद, जब पानी नहीं है तो वो कहें ये फ्लड चैनल है, ये गैर दवामी है, गैर मुस्तकिल है। तो इन्होंने जो है ऐसी टर्म बना रखी है चौलिस्तान के लिए, ये फ्लड चैनल्स इनको दिए हुए हैं जिनमें पानी नहीं आता। अब उनके लिए तो जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, कहाँ से काश्तकारी करें? 66 लाख एकड़ ज़मीन रकबा है, और ये ऐसी शानदार चरागाह है कि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ रिज़्क़ रखा हुआ है। चलो मीठे पानी के लिए पीने का पानी दे दें, 6 महीने 5 महीने जो ड्राउट होता है उसके अंदर वो गुजारा कर लें, तो उनके पीने के लिए पानी नहीं है, उनकी खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदारा ये भी इंसान है। अच्छा, फिर उनको ऐसे किया हुआ है कि उनकी अक्सरियत को अक़दियत में बदला हुआ है, जमहूरी तरीके से भी उनके ये एरिया इधर लगा दिया है, ये एरिया इधर लगा दिया। उनका एक जगह के ऊपर एरिया इकट्ठा नहीं है ताकि उनका कोई जो नुमाइंदा है उनकी कोई नुमाइंदगी कर सके। अब थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट दिया है। तो इस चौलिस्तान के हवाले से जो हुकूमती पॉलिसी है, चाहे वो इरीगेशन की हो, चाहे वो CDA के अंदर ज़मीनों की चलत की हो, आप पूरा जाके देखें चौलिस्तान के अंदर सब बाहर से लोग आके कब्जा माफिया बैठा हुआ है, लोगों ने कब्जे जमाए हुए हैं। अब वो कब्जे जो है वो छोटा मोटा तो बंदा नहीं करता। आप खुद इस इलाके के सन ऑफ द साइल हैं, आप जाके देखें 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 मुरब्बे के ऊपर लोगों ने कब्जा किया हुआ है चौलिस्तान की ज़मीनों के ऊपर, और उसके ऊपर उनके पास वसाइल हैं। वो नीचे ड्रिल करते हैं 400 फीट के ऊपर, जो है जाके पानी कहीं मीठा जा मिलता है तो अपाशिया कर रहे हैं। अब किसान जो काश्तकार है, जो रोही का रोहेला है, उसके पास तो आपने उसको वसाइल से महरूम कर दिया है। वो फिर उसका नौकर होता है जो बाहर से आकर यहाँ टरबाइन लगाता है और जो 100 मुरब्बे पर काबिज है। हमारे लोगों को उनका मुजारा नहीं, नौकर बना दिया है, गुलाम बना दिया गया है। तो हम हुकूमती रवैये की मजम्मत करते हैं कि 66 लाख एकड़ रकबा पड़ा हुआ है। हमारे पास हमारी किस्म गाय की ज़बरदस्त आला है जो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रखती है, हर हाल में भूख का रेजिस्टेंस रखती है, प्यास का रेजिस्टेंस रखती है, बीमारियों का रेजिस्टेंस रखती है, और इसका दूध जायके में दुनिया का बेहतरीन जायके वाला दूध है। आप उसकी सरपरस्ती नहीं करते हैं, आप उनको पानी नहीं देते हैं, आप उनके लिए किसी किस्म की चरागाहें के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो भी पाकिस्तानी हैं, और क़याम पाकिस्तान के कबल वो इलाका बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब होता था। उस इलाके अंदर खुशहाली होती थी। उन लोगों हज़ारों साल की तारीख है, कोई सैकड़ों साल की नहीं है। वो खुशहाल लोग होते थे, उनके पास पैसा होता था, उनके पास घी बहुत वाफिर होता था, उनके पास वो दूध होता था, उनके पास पैसे होते थे, उनके पास दौलत होती थी। आज वो लोग फ़कीर हुए बैठे हैं, आप कोई तवज्जो नहीं कर रहे। लोग हैं वो इस इलाके के लिए बाहर से इनको कह रहे हैं कि हमें दें। फार्मर्स जो है वो कहते हैं कि हमें दें, हम इसको ठीक कर देंगे। न ये खुद करते हैं और ना ही इसको खुद ठीक करने का इनके पास कोई सामान है। तो हम इस चौलिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि वो कोई 500 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका रहना सहना अभी तक, उनके जूते जो है पैर में नहीं है, उनके जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है, वो उनकी पढ़ाई का कोई सामान नहीं है, उनके अंदर रिज़्क़ और बचगी के हवाले से कोई अस्पताल ऐसे नहीं है। तो वो एक महरूम, मजबूर और बहुत ही दुनिया की बैकवर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी नहरों में, जैसे सिंगार उनकी नहर है, जैसे उनकी सालारी उनकी नहर है, जैसे ड्रावर उनकी नहर है, जैसे डाहरी उनकी है, ये मैं नहरों का नाम ले रहा हूँ जो चौलिस्तान की नहर हैं, और मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और हम जाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, कोई इंसान है उनको पानी दो पीने का। तो अगर इन 4 नहरों के अंदर बाकायदा तौर पर अगर इनको पेरेनियल ना करें, नॉन पेरेनियल कर दें, फ्लड चैनल से हटाकर इनको नॉन पेरेनियल, जिसको आप कहते हैं 6 महीने वाली कर दें, तो फिर चौलिस्तान के अंदर भी, क्योंकि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जानवर नहीं है, ज़राअत नहीं है, खुशहाली नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ
कि खुदारा इनको फ्लड चैनल से हटाकर चलो कट लगा लें थोड़ा, ये सालाना नहरों हैं उनको थोड़ा सा कट लगा दें। कोई आसमान से ऊपरी मखलूक तो नहीं है जिनको आप सालाना पानी देते हैं, ना ही वहाँ सोना उगता है, वहाँ भी तो यही कुछ उगता है जो रोही में दूसरी जगह उगता है। तो आप जिनको सालाना ये लगा हुआ है, उनके मुंह को पानी लगा हुआ है जी, जिस वक्त पिए पिए, दूसरा वो देख रहा है ये कैसे पी रहा है और उसके बाद पानी नहीं है। ये गैर नाइंसाफ़ी है जो मैंने शुरू में बात की है कि हर जगह हर मकाम के ऊपर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। एक आदमी जो है वो पानी इतना ज़्यादा वो फेंक रहा है बाहर, ज़ाय कर रहा है, एक आदमी वो है जो तरस रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, वो बारान रहमत को देखता है, फिर या अल्लाह बारिश कर दे, उसके पास जरिए ही बारिश का है, उसके पास पानी नहीं है। तो तकसीम, पानी की मनसफाना तकसीम, जुल्म यह है कि सूबों के दरमियान नाइंसाफ़ी है। 11.5% सिंध पी रहा है, पंजाब जो है वो पी रहा है 8.5%, पंजाब पी रहा है। अब सूबों के दरमियान नाइंसाफ़ी, वो 11.5 पी रहा है, पंजाब 8.5 पी रहा है। और फिर इजला के अंदर जो है ये हाल है कि पंजाब पी रहा है 8.5%, 8.5% क्यूसेक, 8.5 क्यूसेक फी 1000 एकड़, 8.5 क्यूसेक फी 1000 एकड़। और बहावल पी रहा है 3.5 क्यूसेक फी 1000 एकड़। 3.5, 8.5, 11.5 ये स्लैब ज़ाहिर कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर बेईमान लोगों को। ये 3.5, 8.5 और 11.5 जो पानी पी रहे हैं, हमारे हिस्से का 3.5 है, ये इनका चेहरा बेनकाब करता है। ये झूठे हैं, ये दगाबाज हैं, ये बेईमान हैं, ये नाइंसाफ़ लोग हैं। और इंसाफ उस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर आएगा जब गरीब खुद अपने इंसाफ के लिए खड़ा होगा। ये इंसाफ नहीं देते हैं, 70 साल हो गए, कैसे इंसाफ दें? ये नहीं देते हैं। जिसने बनाया था अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बाद सब नाइंसाफ़ी है। तो लोग इकट्ठे हों, अपने इंसाफ के लिए खड़े हों। ये मुल्क को ताकतवर नहीं बना सकते, ये लोग खड़े होकर अपने हकूक़ की जब बात करेंगे, जब इनको हक मिलेगा, जब इनकी ज़राअत ठीक होगी, जब इनके माशी हालात ठीक होंगे, फिर खुदा की कसम फिर मुल्क ठीक होगा। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं मैं इसी हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि क्या वे आउट क्या है, किस तरह की पॉलिसीज़। 2-3 चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ के हवाले से किस तरह से होना चाहिए, काश्तकार को अपनी फसल की मैनेजमेंट के हवाले से क्या करना चाहिए, और फिर अगर काश्तकार को रेट नहीं मिलता तो फिर आखिरी बात जो अभी आप कर रहे थे, तो क्या वे आउट इस मुल्क में एग्रीकल्चर की बेहतरी का जो अभी तक हम लोग नहीं देख रहे। क्योंकि इस दफ़ा रूही चौलिस्तान वो खिता है जहाँ पर तकरीबन कोई 8 से 10 लाख एकड़ पे गंदम काश्त होती है जो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उसको कहीं पर भी शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जब इन जनरल आपकी प्रोडक्शन आती है तो उसमें भी वो शामिल होती है, और वही चीज़ जो है आपकी पर एकड़ जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी रेशो भी बढ़ा रही है, लेकिन वो रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। तो आपको लगता है कि कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर काम अगर किया जाए, 2 साल इनके बाकी हैं, लगता है कि हो जाएगा? अगर होए तो क्या हो? 6 से 8 लाख एकड़ की जो बात की है मुझे अच्छे तरीके से पता है, इतनी होती है। और एक बात और आपके इल्म में इजाफा कर दूँ कि जो चौलिस्तान की एवरेज यील्ड है, फी एकड़ पैदावार है, वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी अच्छी पैदावार है। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ आप छोड़ गए हैं, आयल सीड छोड़ गए हैं, गंदम भी उधर ही पैदा हो रही है, और आयल सीड जिसको राया कहते हैं, जिसको तोरिया कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो दूसरा और चीज़ें हैं, ये आयल सीड जिसको कहते हैं, वो भी ज़बरदस्त चौलिस्तान के अंदर, और कहीं नहीं है उनका रिकॉर्ड, कहीं नहीं है। वो इसमें शामिल तो हो रही हैं, मुल्क की पैदावार में तो शामिल हो रही हैं, लेकिन चौलिस्तान का रिकॉर्ड कहीं नहीं है। तो बात यह है कि आप इनको वसाइल दें, बात होगी। अब आप आ जाएं उस तरफ कि ये 2 साल बाकी रह गए हैं तो क्या होगा। देखें जी, 70 साल हो गए। मुझे इस मौके के ऊपर एक शेर जो है वो याद आया है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, तो मेरे हक में क्या फैसला देगा। अब हमारे कातिल जो बैठे हुए हैं, जो ज़राअत को चूस चूस कर अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं, मकसद है टेक्सटाइल माफिया है, कितनी मराद दी है इनको टेक्सटाइल माफिया को। अरे भाई, जो रॉ मटेरियल पैदा कर रहा है काटन वाले को, उसको तो आपने धेला नहीं दिया है। टेक्सटाइल वालों को बिजली भी माफ़ है, उनको टैक्स भी माफ़ है, उनके अंदर जो कर्जे हैं वो भी 3% के अंदर हैं, जिम्मेदार भुगत रहा है 35% के ऊपर, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। जो रॉ मटेरियल पैदा करता है, अगर वो ना पैदा करे, टेक्सटाइल किधर जाएगी। टेक्सटाइल को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर करो, लेकिन जब तक किसान को नहीं करोगे फिर ये ऐसा ही होगा। कपास 33% पे आ गई है, 100% पे 33% पे आ गई है। अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, अगर मेरी बात को गलत साबित करें तो मैं सजा भुगतने के लिए आया हूँ। अरे भाई, वो सुकड़ के तुमने 33% कर दिया, फिर बहस कैसे लिए करते हो आप। 100% से तुमने 33% पे कर दिया है, और मराद दे रहे हो आप किसको? टेक्सटाइल माफिया को दे रहे हो। मराद उसको दो जो काटन पैदा करता है, उसको दो। तो ये इनसे लाशारी साहब, आपके चैनल के हवाले से बात कर रहा हूँ, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है।
इनसे कोई उम्मीद नहीं है, करना हमने ये है। अब मैंने 70 साल मेरी ज़िंदगी हो गई है यही काम करते हुए। क्या काम? किसान ठीक हो जाए, किसान ठीक हो जाए तो काश्तकारी ठीक होगी, काश्तकारी ठीक होगी तो ज़राअत ठीक हो, ज़राअत ठीक होगी तो मुल्क की मईशत ठीक होगी। ये ठीक नहीं हुए, ना ठीक होना है। अब हम मायूस, 70 साल से मायूस हो चुके। अब एक काम करना होगा। मैं लोगों को किसी तशद्दुद पे नहीं उकसा रहा, लोगों के अंदर यूनिटी आए। जब तक लोग अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक अपने राइट्स के लिए मैदान में नहीं आएंगे, पुरअमन तरीके से आए, बावर कराएं कि नुकसान हो रहा है। जैसे मैं चीख कर आपके चैनल से कह रहा हूं कि बावर करा रहा हूं कि अब ये नुकसान हो रहा है। जब तक हम इनको ये बावर नहीं कराएंगे कि नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, और इनको जब बावर करा चुके हैं तो फिर भी नहीं मानने के लातों के भूत हैं। ठीक है जी। तो आप ये आवाज़ जो है ये उन तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्या पहुंचनी चाहिए? कि आप अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाओ, आप अपने मफादात के लिए खड़े हो। मैं उकसा नहीं रहा हूँ, मैं खुदा की कसम इस मुल्क का खैर खा हूँ सच्चा, और किसान सच्चा खैर खा है। मैं नहीं, जितने किसान हैं सच्चे खैर खा हैं। वो बदलेंगे बदन से धूप में काम कर करके, पसीने से करके, अपनी बेटियों को जहेज की खातर बैठा के, लाइनों में लग के, सूद ले के वो आजिज़ आ चुका है, आजिज़ आ चुका है। बिल्कुल ऐसे जहाँ मजरूर बख्श लाड साहब जो बातें कर रहे थे, जो वे आउट दे रहे थे, और फिर काश्तकार को क्या करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है अपने हक़ के लिए बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और आज डिटेल से गुफ्तगू हुई। इससे पहले हम मुख्तसर जो है वो जाम साहब से गुफ्तगू करते रहते थे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काश्तकार के अंदर की असल आवाज़ हैं, जिसके ऊपर अभी जाम मजरूर बख्श लाड साहब ने बात की है। जाम साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। भावलपुर में गर्मी अच्छी खासी है और बैठा भी नहीं जाता बाहर, और हमने थोड़ा सा एक सायेदार जगह देखी है और उसमें हम बैठ गए हैं। जाम साहब हमेशा मोहब्बत करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन हम जहाँ भी जो है वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़रूर टाइम देते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।